देश की आज़ादी में खादी का विशेष महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांव-गांव में खादी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया था ताकि गांव आत्मनिर्भर बन सके। आगे चलकर यही शुरुआत सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी कड़ी में कुल्लू जिला का भी विशेष योगदान रहा। कुल्लू जिला ने सहकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया। कैसे सहकारिता फला फूला, आइए जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम सहकार शिखर में। कुल्लू की शॉल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। ये शॉल आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। इस कुल्लवी शॉल के ब्रांड बनने का सिलसिला 1943 से शुरू होता है, जब भुट्टिको के संस्थापक ठाकुर वेदराम ने सहकारी आंदोलन खड़ा कर मात्र 23 रुपए की पूंजी लगाकर दुनिया में सहकारिता की धाक जमाने का सपना देखा था। प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात कुल्लू घाटी देवभूमि के नाम से जानी जाती है। इस भूमि को विश्व भर में जाना जाता है। भुट्टिको जैसी ब्रांड बन चुकी संस्थाओं और दूसरी कई समितियों ने इतनी लगन से काम किया कि आज कुल्लू की शॉल और टोपी इलाके की पहचान बन गई है। कुल्लू की शॉल और टोपी का नाम जब आता है तो याद आते हैं रंग बिरंगे धागे और उनसे ताना बाना बुनकर तैयार की गई कई डिजाइनों से भरपूर शॉल। कुल्लू शॉल और टोपी अगर पूरी दुनिया में छा गई तो इसके पीछे का कारण है सहकारिता। बुनकर सहकारी सभाओं के प्रयासों से दुनिया भर में कुल्लवी शॉल और टोपी को पहचाना जा रहा है। लेकिन इन सब में अगर सहकारिता आंदोलन का कोई अगुवा बना तो वो है भुट्टिको बुनकर सहकारी सभा। कुल्लू जिले के भुट्टी गांव के 12 लोगों ने मिलकर 23 रुपए के सहयोग से एक सहकारी संस्था की नींव रखी, जिसे आज दुनिया भुट्टिको के नाम से जानती है। भुट्टिको आज सहकारिता आंदोलन की ध्वजवाहक सहकारी सभा बन गई है। बुनकर सहकारी सभाओं में सर्वोच्च स्थान इस समय भुट्टी बुनकर का है। उनका 13 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो रहा है और वो एब्रॉड मतलब विदेशों में भी अपना माल सप्लाई कर रहे हैं। भारत में उनके कई जगह आउटलेट्स हैं। पुराने समय में घाटी के लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पट्टू और दोहड़ू की बुनाई करते थे, जो इस पूरे क्षेत्र का पारंपरिक पहनावा था। किन्नौर के कुछ हथकरघा कारीगर जो उस समय रामपुर बुशहर राज्य में थे, उन्होंने व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुल्लू घाटी का रुख किया और अपने बुशहरी डिजाइन को अपने साथ ले आए। ये डिजाइन धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। कुल्लू की शॉलें हस्तकला को बहुत प्रभावित करती हैं। यहाँ पर ऊन, अंगोरा, पश्मीना की बेहतर क्वालिटी की शॉलें पहनते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं के हाथ का स्पर्श हो गया हो। पुराने समय में जब यात्रियों के काफिले तिब्बत, यारकंद, मध्य एशिया और चीन से आकर यहाँ पर ठहरते थे तो अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचने के लिए कुल्लू में बने पट्टे और दोहड़ू खरीदकर अपने साथ ले जाते थे। ये दौर लंबे समय तक चलता रहा और जैसे ही कुल्लू घाटी में पट्टू और दोहड़ू का व्यावसायिक उत्पादन होने लगा तो इन दोनों ने शॉल का रूप धारण किया। मुझे ये भी गर्व होता है कि जो टोपी का काम है ये मेरे पिता स्वर्गीय हरिराम जी ने, इन्होंने जब वो पहले शनील की टोपियां बनती थी तो एक समय ऐसा आया कि पहले जो पहना जाता था कुर्ता पजामा पहना जाता, उनके जो पजामे होते थे उसमें बॉर्डर लगता था। एक बार वो बॉर्डर पजामा जल गया तो उस बॉर्डर का उन्होंने कहा क्या उपयोग किया जाए, तो उन्होंने उस बॉर्डर को काट कर टोपी में लगाया और आज जो ये बॉर्डर है कुल्लू टोपी के नाम से ये मशहूर है। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी लोग इसको पसंद करते हैं और आज कुल्लू टोपी तो एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है। मोस्टली तो ट्रेडिशनल शॉल्स और कैप्स तो रेगुलरली जाते हैं, जो कि अपने रेगुलरली कई सालों से चल रहे हैं।
और जो भी टूरिस्ट आते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रेडिशनल शॉल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ पे किस तरह की शॉल्स हैं, कितनी तरह की शॉल्स हैं। जैसे कुल्लू में ट्रेडिशनल शॉल्स के अलावा अपने किन्नौरी हो गया और ये कुल्लू की पट्टू हो गए, कई तरह के डिज़ाइन जो हैं टिपिकल में ज़्यादातर रेगुलर जाते हैं। We were here in a trip and we stopped here to see the shawls and the handmade shawls and stores. It was very nice. We bought some shawls as gifts and for us. शॉल तो बहुत अच्छी लग रही है और क्योंकि ये राजस्थान में नहीं मिलती है इसलिए हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहली बात तो कुल्लू शॉल और टोपी में पीओटी की जो असली जो चीज़ है वो दर्शाती है। अब तक आपने जाना कि कैसे सहकारिता के दम पर कुल्बी शॉल और टोपी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति अर्जित की है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे दुनिया की एक ऐसी बुनकर अग्रणी संस्था भुट्टिको के बारे में जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जानेंगे हम एक ऐसी बुनकर सहकारी सभा की कहानी जो शून्य से शिखर तक पहुंची है। भुट्टिको आज अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भुट्टिको सहकारी सभा के अध्यक्ष ठाकुर सत्य प्रकाश। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भुट्टिको कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे आज इस मुकाम तक पहुंची है, क्या शुरुआत थी और कैसे वो शुरुआत हुई है? 18 दिसंबर 1944 को इस सभा का पंजीकरण हुआ। 12 सदस्य थे, 12 उनका शेयर कैपिटल था और 23 रुपये कार्यशील पूंजी थी। मकसद था कि यहाँ पर पट्टियों का उत्पादन और लोगों को रोज़गार देने का, क्योंकि नकदी फसलें या और रोज़गार यहाँ नहीं था। इसमें ये सभा कामयाब नहीं हो पाई, पर जब सन 1956 में स्वर्गीय ठाकुर वेदराम जी इसमें शामिल हुए तो उसके बाद जो है इसने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया। ठाकुर साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो इस कंपटीशन को जो मार्केट है उसको किस तरह से खुद तैयार कर रहा है भुट्टिको, किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है? भुट्टिको ने अपने आप को अपने देश की डोमेस्टिक मार्केट में भी रखा है और उसके बाद जो बाहरी देश हैं दुनिया के उनके साथ भी लिंक रखा। आज की तारीख में हमें कोई बिक्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्वालिटी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। जो हमारा जो बना उत्पाद है, शाल, मफलर, टोपी वगैरह सब स्टोर बड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त दिक्कत है तो कैसे इस क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। पर हम देखते हैं कि अब पावर लूम का भी खतरा है, कंप्यूटराइज सुलजर मशीन का भी खतरा है, तो इसलिए हम फ्यूचर का अपना ध्यान रखते हुए हम एक्सपोर्ट में, पिछले साल में हमने कोई 40 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की थी, इस बार में हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके ज़रिए से हम वर्ल्ड मार्केट को रख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में आज यूरोप है, जापान हो गया या अमेरिका हो गया, कनाडा है, जर्मनी है, या यूरोपियन दूसरे देश है, वहाँ पर सब मशीनीकरण हो गया, हो कंप्यूटराइज हो गया। इस प्रकार की जो है हाथ से बनी चीज़ें उनके लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, तो वो इसको हाथों हाथ खरीदते हैं। अगर सहकारिता की बात करें तो रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम सहकारिता बना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनी है काफ़ी ज़्यादा रोज़गार दे रही हैं। आने वाले समय के लिए आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और क्या ऐसे किस तरह से तैयार होना चाहिए कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है बुनाए जा सके? सहकारिता जो है सचमुच में ये रोज़गार का एक पर्यायवाची है। और देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, गरीबी थी, तो भारत सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सहकारी सभाओं को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया। और जो सारे देश में जितना भी आपके खाद्यान्न है, कोई दूसरे इसके लिए कृषि सेवा सहकारी समितियाँ, कंज्यूमर स्टोर जो कोऑपरेटिव बने, उनके ज़रिए से सारे देश में जो चीज़ें ब्लैक में बिकती थी वो सही रेट पे बिकने लगी। आज भी जो सहकारिता
चाहे बुनकर सहकारी सोसाइटी है या प्रदेश के अंदर हमारे दुग्ध सहकारी सभाएँ हैं, कुछ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है वो कर्जा देती हैं और उसे बदले में डिपॉजिट लेती है। लेबर कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कुछ हमारे यहाँ मिल्क फेडरेशन है, मिल्क की सोसाइटीज़ हैं, कुछ ये बुनने की खड़ियाँ हैं और कुछ कंज्यूमर पे डिपेंड है। कुल्लू में तो इसमें टूरिज़्म पे भी कोऑपरेटिव चल सकती है, ट्रैकिंग वगैरह। क्यों, जो धन का जो प्रावधान है, अगर एक बार कोऑपरेटिव बनाते हैं तो कुदरती बात है कि उनका जो अपना जो MCL वगैरह बनता है उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, शेयर कैपिटल में, तो उनकी जो बोरिंग लिमिट है वो ज़्यादा होती है। इसमें कुछ लोग जो जिनके पास पैसा कम है वो आपस में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के उस व्यापार को सबके साझे हित के लिए करते हैं। यहाँ के बने हुए वस्त्र हिमाचल की समृद्ध पहाड़ी कला की छाप छोड़ते हैं। वर्तमान समय में कुल्लू जिला हर साल करोड़ों रुपयों की शॉलें तैयार कर रहा है। कुल्लू जिला में ये कार्य जहां निजी स्तर पर हो रहा है, तो वहीं कई सहकारी सभाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं। शॉल को तैयार करने में बुनकरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक अच्छी क्वालिटी की शॉल को तैयार करने में 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता है। हालांकि उस शॉल की कीमत 10 से 20 हजार तक भी हो सकती है। बुनकरों का कहना है कि एक शॉल की कीमत कम से कम 450 और अधिकतम 20 हजार से अधिक भी हो सकती है। शॉल में बनने वाले बॉर्डर और फूल उसकी कीमत निर्धारित करते हैं। शॉल को तैयार करने में जहां कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं इसे बाजार में बेचने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यहाँ शॉल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियन भेड़ों की ऊन का प्रयोग भी किया जा रहा है। कुल्लू की भेड़ों की ऊन अच्छी क्वालिटी की ऊन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस कारण बाहर से ऊन लाई जा रही है। मैं जो बना रहा हूँ ये जेंट्स लोई है, इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है। हमारा जितना भी लोई का प्रोडक्ट है उसे पूरा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें इस चीज़ को तैयार करते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि इस तरह का रोज़गार को काफ़ी प्रोत्साहन मिले और जैसे नए युवा जो लड़के और लड़कियां हैं वो भी काफ़ी जुड़ना चाहते हैं, तो ये रोज़गार काफ़ी चलना चाहिए। हमारे जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं जैसे शॉल्स हैं, तो जो शॉल वगैरह हमारी है, जो हमारा इधर वैसे असल में पहले रोज़गार ही लोगों का ही था, जो शॉल के ऊपर अपना बुनकर जो इसके ऊपर अपना कमाई करते थे शॉल बुन के, मगर अब ऐसा धीरे धीरे एक बहुत कम हो रहा है। ये कम इस करके हो रहा है, लोगों ने रुचि भी कम कर दी इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा बाल से माल आ रहा है, जो पावर लूम वाला माल आ रहा है, उससे ऐसा जैसे जो हमारे लोकल है उनको तो पता लगेगा कि भाई हैंडलूम का है या पावर लूम का है, पर जितने हमारे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं लगता है, कोई उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो क्या। और इसमें रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क इस करके पावर लूम में जो शॉल आप एक दिन में बनाएंगे, 10 शॉलें बनाएंगे, हमारे इधर एक शॉल भी नहीं बन पाती। तो इस करके हम तो यही चाहते हैं कि जो सरकार ने अब इशू भी किया है, जो अभी इन्होंने बनाया हुआ है एक फोरम, जो GI मार्क जो इन्होंने हमारे कुल्लू इंडस्ट्री ऑफिस के साथ उनका ऑफिस है उधर से इशू करते हैं। हर जो हमारी जैसे सोसाइटीज़ हैं जो शॉल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इशू करते हैं। तो इशू तो करते हैं, मगर अभी भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे पावरलूम से हैंडलूम को हो रहा है नुकसान। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी कि हैंडलूम को पावरलूम से नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पावरलूम में बनी शॉल और टोपियां हैंडलूम में बनी शॉल और टोपियों से सस्ती होती हैं, जिसके कारण लोग पावरलूम की शॉल और टोपियों को खरीदते हैं। इसका सीधा नुकसान बुनकरों को उठाना पड़ता है। हालांकि पावरलूम की शॉल और टोपियां हैंडलूम के नाम से बेची जाती हैं। सरकार ने समय समय पर इसके खिलाफ नियम भी बनाए हैं, लेकिन तमाम नियमों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
एक दौर ऐसा भी आया था जब कुल्लवी शॉल के नाम पर लुधियाना से मशीनों से बनकर आ रही शॉलों को बेचा जा रहा था और कुल्लवी शॉलों का धंधा चौपट होने लगा था। किंतु सहकारी सभाओं के प्रयासों के बाद हथकरघा विभाग अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और हैंडलूम मार्क लगाकर शॉलों की मौलिकता बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी पावरलूम का खतरा हैंडलूम पर मंडरा रहा है। कुल्लू जिले में सहकारी सभाओं के माध्यम से हर गांव में शॉलें तैयार की जा रही हैं। शॉलों पर नए नए डिजाइन तैयार करने के लिए भी प्रयोग किए जा रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सहकारी सभाओं ने भी मार्केटिंग की नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वर्तमान दौर में शॉलों की मांग पहले से ज्यादा हो गई है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें सम्मानित करने के लिए कुल्लू शॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद कुल्लू जिला में हर साल तैयार हो रहे हैं। शॉल केवल तन ढकने का वस्त्र ना होकर फैशन का एक प्रतीक बन गया है। लेकिन फिर भी मशीनों में बनी शॉल बुनकरों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अभी भी मशीनों की शॉल कुल्लवी शॉल के नाम से बेची जा रही है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही है। ये शॉल सस्ती तो होती है लेकिन टिकाऊ नहीं होती। फिर भी इसे कुल्लू शॉल नाम देकर बेचा जाता है, जो बुनकर सहकारी सभाओं के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। देखिए, कुल्लू ज़िला में या प्रदेश में जहाँ भी खड्डी पर माल बन रहा है, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आज से कई दशकों पहले एक लेजिस्लेशन लाए थे कि जो माल खड्डी पे बनता था वो पावर लूम पर नहीं बनना चाहिए। पर बाद में उसे डिल्यूशन हुई कि 400 हुक्स तक जो है वो जो खड्डियों के डिज़ाइन है वो पावर लूम पे बनाए जा सकते हैं। उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आप कुल्लू में भी देखेंगे, कैप्स में जो बॉर्डर लगा हुआ है वो सारा पावर लूम का बना हुआ लगा हुआ है। और इससे जो छोटे छोटे बुनकर हैं जो गांव में रोटी रोज़ी कमाते थे बॉर्डर बना करके, उनका बहुत नुकसान हुआ। आज उनको दिक्कत आ रही है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग हथकरघा पर इसीलिए जोर दिया था कि इसमें कम पैसों में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। भारत सरकार ने इसको प्रोत्साहन भी दिया, पर जो रिजर्वेशन ऑर्डर है उसको ठीक ढंग से अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस कानून को जो है लगातार पावर लूम द्वारा तोड़ा जा रहा है। कुल्लू जिला सहकारिता आंदोलन का ध्वजवाहक बना हुआ है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ पर चलने वाली सैकड़ों सहकारी सभाएं। भुट्टिको सहकारी सभा ने पूरी दुनिया में कुल्लू का नाम रोशन किया है। लेकिन हिम बुनकर और दूसरी कई अन्य सहकारी सभाएं भी बेहतर काम कर रही हैं। पूरे जिले में पंजीकृत 620 सहकारी सभाओं में बुनकर सहकारी सभाओं की संख्या 209 है, जबकि दूसरे स्थान पर प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का नंबर आता है। सहकारी सभाओं को प्रमोट करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं भी तैयार की हैं, जिसमें ICDP प्रोजेक्ट के तहत जिले को 21 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें से 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें सहकारी सभाओं को सब्सिडी के साथ ऋण दिया जाता है। हमारे पास कुल्लू में इस समय 620 कुल सहकारी सभाएं कार्यरत हैं, जिसमें 220 बुनकर सहकारी सभाएं कुल्लू में कार्यरत हैं और काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। इन जो पूरे हिमाचल की बुनकर सहकारी सभाएं हैं, इनके लिए एक संघ की स्थापना की गई है, जिसको हिम बुनकर एपेक्स बॉडी है वो इन सब का माल लेकर इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करता है। सहकारिता को प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोग खुद का रोजगार शुरू कर सकें। सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह की माने तो ICDP प्रोजेक्ट सहकारी सभाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इतना ही नहीं, हिम बुनकर के माध्यम से भी सहकारी सभाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में जो हमारे ICDP के तहत 6 जिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक लागत से प्रदेश के ग्रामीणों के लिए उत्थान के लिए सोसाइटियों के माध्यम से पैसा दिया गया है।
और नाबार्ड के तहत भी 3 करोड़ 29 लाख की योजना शुरू कर दी है। इसके अलावा हम 2 ज़िले और इसमें शामिल कर रहे हैं, उसमें जैसे आपका सोलन और मंडी है। हम चाहते हैं कि भाई सबको, स्थानीय जनता को, उसकी सोसाइटी में जो भी कार्यरत हैं, जिसके भी उसमें भागीदारी है, उनको सही सरकार की उपलब्धि मिले, उनको सहायता मिले। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये सरकार की स्कीम है, उसमें हम पीछे हटेंगे, आगे बढ़ें और हम इसको पूरा करेंगे। आज कहीं हमें थोड़ा दुख भी होता है कि ये कुछ लोग इसको ट्रेडर जो है, इन्होंने इसको हथिया लिया है। और सरकार ने जिस प्रकार से ये किया है कि भाई जो कुल्लू से बाहर शॉल आती है उस पर सेल टैक्स लगाया, और जो हिमाचल में शॉलें तैयार होती है उस पर किसी प्रकार का सेल टैक्स नहीं लगाया। संघ में ही शक्ति होती है, ये साबित कर दिखाया है कुल्लू के सहकारिता आंदोलन ने, जिसने न केवल लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा बल्कि उनमें स्वावलंबन की भावना भी जगाई। इसी आंदोलन से सामने निकलकर आई भुट्टिको जैसी सहकारी सभाएं, जिन्होंने सहकारिता का शिखर चूमा और कुल्वी शॉल अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया। उम्मीद है सहकारिता का ये दीपक आने वाली पीढ़ियों को कामयाबी की राह ऐसे ही दिखाता रहेगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।